हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट पेपर करेंगे जो कि अभी रिसेंटली आपके पास हुआ था। और ये किससे डील करता है? तो ये एक्चुअली डील करता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से। एक आपका पेपर हुआ था एसडीओ और एक आपका हुआ था एसडीई जो कि 10 नवंबर को हुआ था। इसी को हम डिटेल में पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे और इसके साथ मिलते जुलते जो क्वेश्चन बनते होंगे उनको भी यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये पेपर कौन कंडक्ट कर रहा है? तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट इसका लेवल आपसे क्या रहेगा, मतलब इसका लेवल जो पेपर ऑफ लेवल रहेगा वो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर जो आपको क्लास में ना कराया गया हो। आपको इसमें मैक्सिमम चीज़ें क्लास में करंट अफेयर पे हर चीज़ पे कराई गई हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और उसके साथ जो जो फैक्ट बनते होंगे उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन है आपके पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर, अब ये चार आपके पास पेयर्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं होता है। मैंने आपको कई बार क्लासेस में ये बोला है, जब आप एमसीक्यूज करते हैं जहां पर नॉट लिखा होता है इसका मतलब है आप 3 सीखेंगे, एक गलत करेंगे वहां पर। तो ये आपको पहले चीजें समझनी पड़ती हैं। ठीक है, तो अब इसमें से 3 बिल्कुल सही है, एक में गड़बड़ हुई है बस, और उसी एक को हमें यहां पर पकड़ना है। ठीक है, देखिए बच्चा, सबसे पहला नाम और मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम किसका लिखा हुआ है यहाँ पे? लॉर्ड डलहौजी का। जब भी आप डलहौजी को पढ़ना शुरू करते हैं, आपको मैंने क्वेश्चन कराया हुआ ये वाला भी कि डलहौजी को हम मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कह सकते हैं। क्यों कहते हैं मॉडर्न इंडिया बेटा? क्योंकि इंडिया में जो आज आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, वो थोड़ा बहुत भी नहीं, मैक्सिमम जो है वो किससे लिया गया है? तो आपको याद रखना है इसी व्यक्ति के द्वारा इन सब चीज़ों को किया गया था। ठीक है, अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं, अगर हमसे कभी पूछा जाए कि डलहौजी की अगर हम बात करें तो डलहौजी का टाइम पीरियड क्या रहा होगा? 1848 से लेकर 1856 तक का किसका टाइम रहा होगा? तो आप याद रखेंगे 1856 तक किसका टेन्योर रहा होगा? डलहौजी का। ठीक है, अब देखिए बच्चा क्या क्वेश्चन आ सकता है इससे। एक और आपके पास यहाँ पे, जब भी आप डलहौजी की बात करते हैं इसे क्या कहा जाता है? मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसी के टाइम पीरियड पे एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम है आपके पास विडो रिमैरिज एक्ट। आपको क्लियर रखना है ये वाला, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो इसने सोशल इकोनॉमिकली बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश यहाँ पर करी है। ठीक है, तो 1856 में इसी की एक मोस्ट फेवर्ड पॉलिसी है, पॉलिसी का नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसमें रानी झांसी का जो अडॉप्टेड बच्चा या किसी का भी जो अडॉप्टेड बच्चा है वो अपने पिता की प्रॉपर्टी के लिए उत्तराधिकारी नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, इसी के टाइम पर आता है आपके पास वुड्स डिस्पैच, याद रखना है आपने। और जब भी आप वुड्स डिस्पैच की बात करते हैं, ये वुड डिस्पैच कौन लेकर आया था? तो आप याद रखेंगे चार्ल्स वुड लेकर आया था, जिसके अंदर मेन एम क्या था कि एजुकेशन को स्प्रेड करना है। कहां पर बेटा? इंडिया के अंदर। ठीक है, इसी वुड डिस्पैच को क्या कहा जाता है? इसी वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन या इन एजुकेशन इसे कहा जाता है। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, आपको क्लासेस में भी 100 बार ये क्वेश्चन कराया गया है कि जब भी डलहौजी आएगा तो आपको क्या क्या मेजर पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने हैं, ये आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इस व्यक्ति ने सप्रेस, लिख सकते हैं आप यहाँ पे, सप्रेस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, जिसको आप भ्रूण हत्या कहते हैं, वो इसने खत्म करी थी यहाँ पे। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड को खत्म करने वाला कौन हुआ? तो आपको याद रखना है डलहौजी। ये भी आप क्लियर रखेंगे। जो पहली ट्रेन है, फर्स्ट जो ट्रेन थी, और ट्रेन कौन सी वाली बच्चा? पैसेंजर ट्रेन, जो कहां से कहां तक चली थी? बॉम्बे टू थाने। ये भी किसका रोल इंपॉर्टेंट, मतलब ये भी किसके टाइम पर चलती है? तो आपको याद रखना है ये भी किसके टाइम पर चलती हैं? तो ये भी चलती है डलहौजी के टाइम पीरियड पे। ठीक है, और बॉम्बे टू थाने कब चली है? तो 16 अप्रैल 1853 को ये चलाई गई थी। ठीक है, उसके अलावा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट किसके टाइम पर ज़्यादा एक्टिव हुआ या किसने स्टार्ट करा था? तब भी आंसर क्या आएगा आपके पास? डलहौजी। उसके अलावा जो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट है, ध्यान देंगे, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है वो भी किसके टाइम पर आया था? तो आपको याद रखना है, तो वो भी आपको याद रखना है किसके टाइम पर आया था? डलहौजी के टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे किसके साथ जुड़ते हुए? डलहौजी के साथ। और यही वो डलहौजी है जिसने एक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा था जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं और इसके साथ का अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला गवर्नर जनरल कौन है और क्या इसका कंट्रीब्यूशन है हमारे पास, इसके बारे में भी बात यहां पर कर लेते हैं, ठीक है। अगला कौन लिखा है बच्चे, यहां पर ध्यान देंगे आप, यहां पे तो लिखा हुआ है मिंटो। और मिंटो की जब आप बात करते हैं बच्चा, ध्यान देंगे आप यहां पर, जब भी आप मिंटो की बात करते हैं हमारे पेपर में दो इंपॉर्टेंट मिंटो हैं, ठीक है। हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट मिंटो हैं, आपने याद रखना है। एक आता है मिंटो 1 जो किसके टाइम पर एक्टिव था, महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पीरियड पे एक्टिव था, और जिसके टाइम पीरियड पे ध्यान देंगे, जिसके टाइम पीरियड पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी। कौन सी ट्रीटी हुई थी बच्चा यहाँ पर, अमृतसर, ठीक है। तो एक तो ये वाला हो गया आपके पास, और ये ट्रीटी कब हुई है बच्चे, 1809 में हुई है, तो ये आपको क्लियर रखना है। तो एक तो मिंटो ये आता है, एक आपके पास आता है, एक का नाम है बच्चे यहाँ पे लॉर्ड मिंटो 2, आपने याद रखना है क्या नाम है एक का, लॉर्ड मिंटो 2। और जब आप इस मिंटो 2 की बात करते हैं, ठीक है, जब आप किसकी बात करते हैं यहाँ पे, इस मिंटो 2 की बात करते हैं, इसका टाइम पीरियड 5 सालों का इसका टेन्योर था। 1905 से लेकर 1910 तक किसका टेन्योर आपको दिखता है, मिंटो 2 का टेन्योर आपको दिखता है। क्लियर हो गया। अब इसके टाइम पर क्या क्या हुआ है, मिंटो 2 के टाइम पर पहला ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी, ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी, और कहां बनी थी बच्चा ये, तो ये बनी थी ढाका में, और आज ढाका कहां पर आता है, बांग्लादेश में ढाका आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसी के टाइम पीरियड पे सूरत स्प्लिट हुआ था, और वही सूरत स्प्लिट जिसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल दोनों क्या हो गए थे, यहाँ पे डिवाइड हो गए थे, याद रखना है आपको, ठीक है। उसके अलावा तीसरा, इसी के टाइम पर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ, ध्यान देंगे आप यहां पर, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को पास किया गया था, जिसका दूसरा नाम आपके पास क्या आता है यहाँ पे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, आपके पास इसका नाम निकल कर आ जाता है। क्लियर हो गया आपके पास। तो ये थे सॉरी ये आते हैं आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। और इसी मिंटो 2 को ध्यान रखना है, इसी मिंटो 2 को फादर ऑफ, ध्यान देंगे आप यहां पर, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि याद करो इसी के साथ मैंने आपको पढ़ाया हुआ ये वाला इलेक्टोरेट आएगा ना, RETE, ठीक है। इलेक्टोरेट अगर हम बात करते हैं आपसे, तो कुछ जो अमीर तबका था मुसलमानों का, जो किससे मिलने गया था, अंग्रेजों से, मिंटो 2 से मिलने गया था, और अपने लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट या सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात उसने करी थी, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद कौन आता है बच्चे हमारे पास यहाँ पे, लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली की अगर हम बात करते हैं तो वेलेस्ली के टाइम पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास हुए थे, और इसका टाइम पीरियड था 1798 से लेकर 1805। अब देखो बच्चे, तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही थी, ये वाली भी स्टेटमेंट सही थी, अब ये भी बिल्कुल सही है। क्यों, सब्सिडरी अलायंस किसकी पॉलिसी आती है, लॉर्ड वेलेस्ली की ही पॉलिसी आपके पास निकल कर आती है, ठीक है। और इसके साथ क्या क्या ऐड हो सकता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ताकि आप इसके साथ के क्लियर रखेंगे। और मिंटो कितने हैं बेटा, तो आपको पहले क्लियर रखना है कि मिंटो 2 आते हैं अपने पास, ठीक है। 2 मिंटो हैं, उसमें से एक कौन सा वाला है, महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पर जो एक्टिव था, और दूसरा वाला कौन आता है आपके पास, दूसरा आपने याद रखना है ये मिंटो 2 आता है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें तो 1798 से लेकर 1805 तक कौन एक्टिव था बच्चे यहाँ पे, वेलेस्ली था। वेलेस्ली के टाइम पीरियड पे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, कौन सी वाली वॉर हुई थी यहाँ पे, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। इसी के टाइम पीरियड पे फोर्थ एंग्लो मतलब अंग्रेज, एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, ये आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। और उसके अलावा जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, ध्यान देंगे, फोर्ट विलियम की स्थापना तो बहुत पहले हो गई थी, फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है वो 1800 में हुई थी, और वो भी किसके टाइम पर हुई थी, वेलेस्ली, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। अब अगला नाम किसका था बच्चे यहाँ पे, कर्जन का। अब यहाँ पे कर्जन लिखा था ना, तो 1899 से लेकर 1905 तक कौन एक्टिव रहा है बच्चे हमारे पास, कर्जन। यही वो कर्जन है जिसके टाइम पीरियड पे एक इवेंट होता है, और उस इवेंट का नाम है पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल का विभाजन करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका रहा है, तो आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन का रहा है, तो पहले आप ये याद रखेंगे। उसके अलावा एग्रीकल्चर में रिफॉर्म इसके टाइम पीरियड पे हुए थे,
पुलिस रिफॉर्म इसके टाइम पीरियड पे हुए थे, और इसी कर्जन के टाइम पीरियड पे एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट आया था। अगर आपको याद हो तो एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट आया था, जिसमें एंशियंट मॉन्यूमेंट्स को क्या करना था, प्रिजर्व करने की बात की गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जो किसके टाइम पर आए थे, कर्जन के टाइम पर आए थे। ठीक है, देखिए अब अगला क्या लिखा है बच्चे यहाँ पर, अब अगला आपके पास क्या है और इसके साथ का भी देख लेते हैं। अगला बच्चे यहाँ पर क्या था, तो आप यहाँ पर देखेंगे, देखो क्या था कि एक्चुअली में बाकी 3 स्टेटमेंटें तो बिल्कुल ठीक थी, पर ये वाला बिल्कुल गलत था, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की जब भी आप बात करते हैं, जब भी हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करते हैं, ये किसके टाइम पर आया था, तो ये आया था बच्चे किसके टाइम पर, लॉर्ड लिटन के टाइम पर आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और कब आया था बच्चे, तो आंसर था 1878। और ये वही प्रेस एक्ट है बच्चे जिस पे अगर हम बात करें, मतलब ये उन न्यूज़पेपर्स के लिए आया था जो हमारी इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर थे, उनके लिए आया था। और इसमें अगर आपको, मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको अपनी अखबार में अपनी भाषा में कुछ भी पब्लिश करना है तो आपको किससे परमिशन लेनी होगी, ब्रिटिशर से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, तो ये था आपके पास पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर वाइंड अप हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा, अब अगला क्वेश्चन क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, असल नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को कब अडॉप्ट, कांग्रेस के किस सेशन पे अडॉप्ट किया गया था। तो अगर आप ध्यान देंगे तो अहमदाबाद वाला तो बिल्कुल एंड है ना, जब इसका एंड हो रहा है यहाँ पर। उसके अलावा नागपुर आपके पास है, और क्या था यहाँ पर, कैलकटा। कैलकटा में स्पेशल सेशन बुलाया गया था और जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, लाला लाजपत राय थे अपने पास, ये तो हमें क्लियर है। और उसके अलावा पहला सेशन जो हुआ था वो कौन सा था, नागपुर था। ठीक है, जब भी हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं बेटा, एक्चुअली में गांधी जी का पहला फर्स्ट मास मूवमेंट कौन सा आता है, तो आपको याद रखना है पहला मास मूवमेंट कौन सा आता है, तो इसका आंसर आपके पास निकल कर आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या आंसर निकल कर आता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इसी को आप ऐसा भी कह सकते हैं कि गांधी जी का पहला नेशन वाइड मूवमेंट, नेशन वाइड बोलने का मतलब हो गया कि पूरे देश में चलने वाला मूवमेंट भी कौन सा था, तब भी आपके पास आंसर निकल कर आता है, तब भी आपके पास आंसर निकल कर आएगा, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चा यहाँ पर, तो गांधी जी ने यहीं पर, ये एक आखिरी मौका भी नहीं कहेंगे, पर ये पहला और आखिरी है जब हिंदू मुसलमान आपको इकट्ठा दिखेंगे। इसी मूवमेंट के अंदर हमने एक और आंदोलन चलाया था जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट, भी उसको कहते हैं बच्चा, और इसे खिलाफत आंदोलन भी कहा जाता है। ये आपने यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, अब अगर मैं इस टॉपिक पे जाऊंगी तो ये टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि नॉन कॉपरेशन के शुरू होने के मल्टीपल कारण हैं। खिलाफत के शुरू होने का एक मेजर कारण है खलीफा। ठीक है, कि खलीफा को उनकी जगह से क्या किया जा रहा था, रिमूव किया जा रहा था। और उसके अलावा अगर आप नॉन कॉपरेशन की बात करें तो मेजर बात क्या चल रही है नॉन कॉपरेशन के दौरान, हंटर कमीशन, जलियांवाला बाग के बाद आपने हंटर कमीशन बैठाया। उस हंटर कमीशन की रिपोर्ट से हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। किसकी रिपोर्ट से, हम यहाँ पर हंटर कमीशन की रिपोर्ट से। तो ऐसे मल्टीपल फैक्टर चल रहे थे। उसके साथ वर्ल्ड वॉर 1 अभी हुआ था, उसकी वजह से इन्फ्लेशन, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही थी। तो नॉन कॉपरेशन बहुत सारे मूवमेंट्स का, या ऐसा कह सकते हो बहुत सारे फैक्टर्स का एक मूवमेंट है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। सबसे पहले अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप, यहाँ पर सबसे पहले जो एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, वो स्पेशल सेशन कहाँ बुलाया जाएगा, पहले कैलकटा में। और कैलकटा के अंदर जो खिलाफत में गलत हुआ है, मतलब खलीफा को जो रिमूव किया गया है, और जो नॉन कॉपरेशन है, पहली बार इसे क्या किया जाएगा, यहां पर सपोर्ट, या फिर कह सकते हैं आप इसे यहां पर क्या बोलेंगे कि अप्रूव किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर होगा फाइनल एक सेशन, और फाइनल कौन सा वाला था, नागपुर। और आप मुझे बताएंगे नागपुर सेशन का प्रेसिडेंट कौन था, और इसी सेशन के अंदर नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत आंदोलन को पूरा का पूरा पीक पर लिया गया था। ठीक है, अब अगर आप अपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हैं
तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे, वहाँ पर क्वेश्चन है चौरी चौरा इंसिडेंट किसके साथ एसोसिएटेड है। तो यही वो नॉन कॉपरेशन है जिसके साथ कौन सा मूवमेंट एसोसिएटेड है, चौरी चौरा कांड एसोसिएटेड है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला आता है क्वेश्चन था आपके पास मोस्ट फेवर्ड नेशन, एक ये टर्म है या क्लॉज कह सकते हैं आप इसे। ये क्लॉज जो है, क्लॉज मतलब एक आर्टिकल कह लो, प्रिंसिपल कह लो, उसके अंदर का पोर्शन कह लो, ठीक है। ये इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है, टेररिज्म के साथ, ट्रेड के साथ, या फिर उसके अलावा नेविगेशन और कार्बन एमिशन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो क्या इसका आंसर था एक्चुअली में, इसका एक्चुअली में आंसर था WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या एसोसिएटेड था बच्चे। तो आपको आंसर क्या टिक करना था, मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना था, ठीक है। कब बना था बच्चे ये WTO, कब बना है, तो पहले हम यही क्लियर कर लेते हैं। 1 जनवरी 1995 को ये बना था, याद रखेंगे आप। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, तो इसके हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड पे आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। क्लियर हो गया आपके पास। अब समझते हैं बच्चा कि क्या बोला गया है और WTO क्या काम करता है। तो पहले आपको याद रखना है बच्चे कि WTO की जब भी हम बात करते हैं, इस WTO के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कुछ क्या है बच्चे, प्रिंसिपल्स हैं। और उन्हीं प्रिंसिपल्स को आप सिद्धांत भी यहां पर कह सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं सिद्धांतों के अंदर लिखा गया है बच्चे कि वर्ल्ड में ट्रेड गाइड कैसे किया जाएगा। मतलब अगर ट्रेड को गाइड करना हो तो वो भी कौन कर रहा है, WTO करना है। या फिर अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड या उनके वर्किंग से रिलेटेड जो भी चीजें गाइड करनी हो तो वो भी कौन करेगा आपके पास, WTO ये सारे काम करेगा, ठीक है। अब WTO के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, ध्यान देंगे, बहुत सारे प्रिंसिपल हैं। उसी में से एक प्रिंसिपल है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। नाम से क्लियर हो रहा है आपको कि व्यापार किसी के साथ भी मतभेद वाला, बोलने का मतलब है कि भेदभाव करते हुए किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि बहुत सारे प्रिंसिपल है, उसमें से एक कौन सा है, ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। और उसी ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। क्या आता है बच्चे इसके अंदर, मोस्ट फेवर्ड नेशन। अब नाम से क्या क्लियर हो रहा है हमें, मोस्ट फेवर मतलब ऐसा कोई नेशन है जिसे हम बड़ा फेवर कर रहे हैं, नहीं नहीं, ये नहीं है इसका मतलब। मैं आपको इजी भाषा में समझाती हूँ, ठीक है। एक्चुअली में इसका मतलब ये है बच्चे, इसका मतलब है कि आप एक देश के साथ, ठीक है, मतलब आप एक देश के साथ मतलब आप एक, सॉरी ऐसा समझते हैं, इसका मतलब है कि आप एक देश को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप, मैं इंडिया हूं, आप कोई कंट्री है, मैं जैसे आपको यहां पर ट्रीट कर रही हूं ठीक वैसे ही मैं सामने वाली एक और कंट्री है उसको भी एज इट इज ट्रीट कर रही हूं। इसे कहा जाता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। मतलब एज अ इंडिया मैंने आपको ट्रेड कंसेशन दिए, सब्सिडीज दी और बहुत सारे प्रिविलेज दिए, वही प्रिविलेज मैं किसको दे रही हूं, यहां पर एक और कंट्री को यहां पर प्रोवाइड कर रही हूं, ठीक है। तो उसी के साथ जुड़ता है कौन सी वाली टर्म आपके पास, आपको याद रखना है मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये आपने यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। और ऐसे नहीं कि ट्रेड किसी के साथ भी आप कर रहे हैं, उन कंट्रीज के साथ, मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन किसके साथ, जो WTO की मेंबर कंट्रीज हैं। तो जो WTO की मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ आप कैसे ट्रेड कर रहे हो, ये इसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन अगेन नॉट करेक्ट वाला था, मतलब हमें क्या पकड़ना था यहाँ पे, पहले स्टेटमेंट्स को, और स्टेटमेंट्स को देखते हुए हमें यहाँ पर ध्यान रखना था, ठीक है। चलिए क्या क्या कह रहा था यहाँ पे, नॉट करेक्ट, और किसके बारे में बात हो रही है, कैग के बारे में। जब भी कैग के बारे में बात होती है, कौन सा आर्टिकल आ गया, 148 से लेके 151, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। अगर आप सबको पता हो तो क्या कहा जाता है इन्हें, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स इन्हें कहा जाता है, याद रखेंगे आप। अब स्टेटमेंट एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। उल्टा पढ़ना शुरू करते हैं, शुरू से पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। पहली टर्म है बच्चे आपके पास कि इनका जो टेन्योर है वो 6 साल का होता है। पहली कंडीशन क्या लिखी है यहाँ पर, हमें गलत बताना है ना इसमें से। तो पहला क्या लिखा है बच्चे वहाँ पर कि इनका जो टेन्योर है वो कितने सालों का बताया गया बच्चे, 6 साल का। सेकेंड लिखा है कि इनकी जो सैलरी है वो कहाँ से चार्ज होकर आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तीसरी स्टेटमेंट है कि क्या इनका जो ऑफिस है
वो फुली इंडिपेंडेंट है, एक ये हो गया आपके पास। और उसके बाद है कि इनको रिमूव किया जाएगा किसकी रिकमेंडेशन से, तो किसकी रिकमेंडेशन से इनको निकाला जाएगा, तो वो लिखा हुआ है आपके पास प्रेसिडेंट। क्या लिखा हुआ है बच्चे यहाँ पर, तो आपको याद रखना है इनको किसके रिकमेंडेशन से निकाला जाएगा, प्रेसिडेंट, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, ये हो गया आपके पास यहाँ पे, हाँ या ना भाई, पहले क्लियर हो गया ना आपके पास यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं क्या इसमें से गलत दिख रहा है। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब कैग को निकालना होगा तो किसका रिकमेंडेशन लगेगा, प्रेसिडेंट का ही रिकमेंडेशन लगेगा। बिल्कुल, ये फुली इंडिपेंडेंट स्टेटस मिला हुआ है इसे। अगला लिखा है इसकी सैलरी भी कहाँ से आएंगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। पर इनका जो टेन्योर है, ध्यान देंगे, इनका जो टेन्योर है वो 6 ईयर्स, और ध्यान देंगे आप यहाँ पर 65 ईयर्स लिखा हुआ है, जो पहले आएगा। बोलने का मतलब है अगर मैं 42 साल 42 ईयर्स की एज में या 40 की उम्र में क्या हो जाती हूँ, मैं कैग बन जाती हूँ, तो मेरी एज के हिसाब से पहले क्या आने वाले हैं, 6 साल, तो मैं 46 पे रिटायर हो जाऊंगी। बट अगर एक बंदा 64 पे अपॉइंट हो रहा है कैग, तो वो कब मतलब वो कब रिटायर हो जाएगा आपके पास, 65 में। ये इसका आंसर आपके पास आना था। तो कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट थी यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे फर्स्ट वाली नॉट करेक्ट थी, ये इसका आंसर आपके पास आना था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हो गया हमारे पास। और टेन्योर याद रखना है बच्चे, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, और एक और बात यहाँ पर, इन्हें अपॉइंट कौन करता है, तो आप ध्यान देंगे इन्हें अपॉइंट करने वाले भी कौन होते हैं बच्चा, प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, और एक और बात, इन्हीं को हेड ऑफ ऑडिट डिपार्टमेंट भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑडिटिंग, पैसों को लेकर जो भी ऑडिटिंग होती है वो कौन करते हैं हमारे पास, तो वो हमारे कैग करते हैं। ठीक है, चलिए हो गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था एस्थेनोस्फेयर क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, देखिए, जब आप एक चैप्टर पढ़ते हैं लेयर्स ऑफ द अर्थ को पढ़ते हैं, ध्यान देंगे, जब आप एक चैप्टर पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर लेयर्स ऑफ द अर्थ को, तो आप पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और बाहरी लेयर कौन सी आती है, क्रस्ट। क्रस्ट के बाद कौन सी आती है बच्चा, यहाँ पर मेंटल आती है, और मेंटल के बाद कौन सी वाली आती है आपके पास यहाँ पे, कोर। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आपके पास कितनी इंपॉर्टेंट लेयर है अर्थ की। तो आप याद रखेंगे अर्थ का जो इंटीरियर है वो किससे बना हुआ है, 3 लेयर से, याद रखना है आपको। और 3 लेयर का नाम क्या है, क्रस्ट, मेंटल, और क्या नाम आता है इसका, कोर आता है। ठीक है, अब समझते हैं बच्चा, जो ये एस्थेनोस्फेयर लेयर है ये हमें कहाँ पर मिलती है, ये मेंटल पे हमें मिलती है। और ये वही मेंटल लेयर है बच्चे जो कि वॉल्केनिक इरप्शंस के लिए जानी जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो मेंटल है, मान लेते हैं कि ये मेंटल है, तो मेंटल का जो अपर पोर्शन है, मेंटल के अपर पोर्शन को ही कहा जाता है एस्थेनोस्फेयर। क्या कहा जाता है इसे, एस्थेनोस्फेयर। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। अगर हम इसकी बात करें, इसकी जो अगर आप डेप्थ देखें तो 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक एस्थेनोस्फेयर की आपको डेप्थ देखने को मिल जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके बारे में, मतलब यहाँ पे जो भी रॉक्स वगैरह हैं वो आपको सेमी लिक्विड फॉर्म में मिलती हैं, और वही सेमी लिक्विड फॉर्म कभी किस फॉर्म पे आता है अपने पास, वॉल्केनिक इरप्शन के तौर पर आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा था, लिखा था यहाँ पर आपके पास विशियस मैकेनिकली वीक डक्टाइल रीजन ऑफ अपर मेंटल ऑफ द अर्थ। पहली स्टेटमेंट से आंसर निकल कर आ गया था हमारे पास, तो हमें क्या आंसर टिक करना था यहाँ पे, ए, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना था। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो जाता है, जो किसके साथ एसोसिएटेड था, इसके साथ एसोसिएटेड था। ठीक है, चलिए अगला क्या कहता है, अगला कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड फेमस बीच और फॉर दी अरीबाडा। अरीबाडा का मतलब हो गया बच्चे आना। ये जो ऑलिव अगर आप देखें रिडले टर्टल्स हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं बच्चा, एक्चुअली में ये कार्निवोरस होते हैं। तो पहला क्या निकल गया आपके पास, ये कार्निवोरस होते हैं। और इनकी जब हम बात करते हैं बच्चा, इसमें 1000 ऑफ फीमेल टर्टल्स जो हैं वो क्या करती हैं, एक जगह पर आती हैं और फिर अपने एग्स को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, और ये हमें कहाँ कहाँ मिलती हैं, तो आप याद रखेंगे इंडिया की किस साइड पे हमें ये मिलती हैं, तो आपको याद रखना था गहिर माथा। ये बहुत न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। उड़ीसा में हमें ये सारा का सारा फिनोमेना देखने को मिलता है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, और इनको अगर हम बात करते हैं, जो ये 1000 ऑफ फीमेल्स आई हैं
फीमेल्स टर्टल्स हैं, ये सब इकट्ठी होती हैं और फिर वहाँ पे अपने एग्स को प्रोड्यूस करना क्या करती हैं, शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना था। और जब भी हम टर्टल्स की बात करते हैं, ये कौन सी वाली हैं बच्चा, तो ये कार्निवोरस हैं, ये आपको यहाँ पर पहला क्लियर रखना है। ठीक है, और इनको अगर हम बात करें ये कहाँ पर मिलती हैं, तो ये वार्म वाटर में मिलती हैं। अब ऐसा नहीं कि उबला हुआ पानी चाहिए, पर बोलने का मतलब है वार्म वाटर। अब वार्म वाटर किस किस का, पैसिफिक का, उसके अलावा अटलांटिक आ गया, और साथ में आ गया आपके पास इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन के इस साइड पे, उड़ीसा वाली साइड पे ये हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए एक और हो गया, अगला बढ़ते हैं। अगला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम कंट्रीज। क्या नाम है यहाँ पर, कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन इन द न्यूज़ फ्रीक्वेंटली। इनमें से कौन सी कंट्री ओपेक का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब पहले तो ये समझते हैं कि ये कब बनी है, क्या इसका रोल है। ठीक है, समझते हैं बच्चा, नाम से क्लियर हो रहा है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है किन कंट्रीज का, जो पेट्रोल को क्या करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं। ये एक्चुअली में कब बनी थी, 14 सितंबर 1960 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, वियना। और वियना कहाँ पर आ जाएगा, ऑस्ट्रिया। आपने ये वाला पहले क्लियर रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक फैक्ट समझो और इस चीज़ को बहुत याद रखना है आपने। एक्चुअली में एक है बेटा, एक आता है आपके पास ओपेक, और एक आता है आपके पास ओपेक प्लस। क्या आता है यहाँ पर, एक ओपेक है और एक कौन सा आता है बच्चे आपके पास यहाँ पे, ओपेक प्लस आता है। जब हम ओपेक प्लस वाले की बात करते हैं तो इसको 2016 में ही बनाया गया था, और वियना डिक्लेरेशन हुआ था, वहाँ पर इसे बनाया गया था। ठीक है, और ये वाला मैंने आपको बता दिया कब बना था, 14 सितंबर 1960 को। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन सी कंट्री ओपेक का पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन था आपके पास। अब ऑप्शन क्या क्या है, रशिया, गैबन, यूएई, नाइजीरिया। एक्चुअली में रशिया ओपेक का पार्ट नहीं है, पर रशिया किसका पार्ट है, तो रशिया किसका पार्ट है बेटा, ओपेक प्लस का पार्ट है। तो जो करंट अफेयर आप पढ़ रहे होंगे उसके साथ ये एसोसिएटेड था, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना था। ठीक है, तो ये हो गया। और ओपेक की कितनी कंट्रीज आती हैं, तो आप याद रखेंगे कितनी कंट्रीज आती हैं यहाँ पे, 12। और इनका एक नमोनिक जैसा आप याद कर सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, गैबन, ठीक है, उसके बाद है ओरा, ठीक है, एविल, और आ जाएगा आपके पास स्किन। क्या आ जाएगा यहाँ पे, एविल। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो गैबन से एक कंट्री तो आपके पास कौन सी आ गई बच्चा, यहाँ पे एक कंट्री तो आपके पास कौन सी आ गई, गैबन तो आई गई आपके पास यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे तो एक आपके पास आ जाएगी अल्जीरिया, याद रखना है आपने। उसके अलावा एक आ जाएगी आपके पास यूएई। उसके बाद रिपब्लिक ऑफ, ध्यान देंगे आप यहाँ पे, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये भी किसके साथ आ जाएगी आपके पास, तो ये भी आ जाएगी यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसके साथ, यहाँ पे ई के साथ में देखते हैं तो ई, सॉरी ऑरा है ना, सॉरी गलत लिख दिया था मैंने यहाँ पे, ये ऑरा होगा बेटा ना, AURA होगा। ठीक है, तो ए से आपको याद रखना है यहाँ पर कौन सा आ गया, अंगोला आ गया। उसके अलावा इक्वेटोरियल, ध्यान देंगे यहाँ पे, इक्वेटोरियल गियाना जो कंट्री आती है आपके पास, वो किसके साथ एसोसिएटेड आ जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे आप, गियाना, स्पेलिंग देख लेंगे आप यहाँ पर। इसके बाद उसके बाद वी से क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, वेनेजुएला, याद रखेंगे आप। उसके बाद आई से अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, इराक, याद रखना है आपने। ठीक है, एल से अगर हम बात करें तो एल से आपके पास आ जाएगा लीबिया, याद रखना है आपने, लीबिया हो गया। अब इसके साथ थोड़ा सा मैं यहाँ से मिटा देती हूँ ताकि आप इसे जोड़ पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला था मैंने आपको, क्या रह गया यहाँ पे, स्किन रह गया आपके पास। तो एस से आपको याद रखना है सऊदी अरेबिया, याद रखेंगे आप। एक कौन सा आ गया, सऊदी अरेबिया। ठीक है, के से आपके पास आ जाएगा कुवैत, ये आप इसके साथ देख लेंगे। और उसके बाद इराक आ गया, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा आपके पास, ईरान। और एन से आ जाएगा आपके पास नाइजीरिया। तो ये इसके आंसर आपके पास निकल कर आने थे। ठीक है, और मैंने आपको क्लियर कर दिया, जब आप ओपेक प्लस की बात करेंगे तो ओपेक प्लस में आता है आपके पास कौन सी कंट्री, रशिया इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन था जो 21st, क्या लिखा है यहाँ पर, 21st जो एशियान की समिट हुई है। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, इंडिया एशियान का मेंबर नहीं है, पहला क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, तो इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान। जब भी हम एशियान की बात करेंगे इसका फुल फॉर्म आ जाएगा एसोसिएशन ऑफ
साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ये आ गया। और इनका मेन एम क्या है कि जो इनकी कंट्रीज़ हैं उन्हीं को क्या किया जाए, उनका सोशल इकोनॉमिक या उनकी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम ये करती हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पर हुई थी इस साल, 21st वाली इसकी मीटिंग कहाँ पर हुई थी, तो इसका आंसर था लाओ। क्या आंसर था इसका आपके पास? लाओ। और लाओ में ये मीटिंग करवाई गई थी, आपको करंट अफेयर पे ये सारी चीज़ें वहाँ पर कराई गई थी, ठीक है। कब बनी अपने पास एशियान, तो आपको याद रखना है 8 अगस्त, ठीक है, 1967 को इसे बनाया गया था। कब बनी थी बच्चा? तो 8 अगस्त याद रखेंगे 1967 को। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं आपके पास? जकार्ता। और जकार्ता किसकी राजधानी आ जाती है? इंडोनेशिया की, ठीक है। और आप सभी को इसका नामोनिक पहले भी कराया गया है, वो ये है टीवी क्लिप ऑफ, ऐसे लिखवाया शायद मैंने आपको, टीवी क्लिप ऑफ MBBS। क्या आ जाता है यहाँ पे? MBBS आ जाता है। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो क्या नाम आ गया इसका? तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, इसके नमोनिक को याद करने का, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या आता है, M से आपको याद रखना है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास म्यांमार नहीं आएगा बेटा, हाँ इसका आएगा मलेशिया आपके पास। क्या नाम आ जाएगा यहाँ पे? आपको याद रखना है मलेशिया। मलेशिया के बाद अब बर्मा आप याद रखेंगे, और बर्मा से आप क्या याद रखेंगे? यहाँ पे म्यांमार, क्लियर रखना है आपने। और उसके अलावा B से एक आ जाएगा आपके पास भूटान, याद रखना है आपने यहाँ पे, ठीक है। एक B से क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, सॉरी भूटान नहीं है, ब्रुनेई है, आई एम सो सॉरी, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ब्रुनेई, ठीक है, याद रखेंगे आप। और S से क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे? सिंगापुर, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपके पास। अब आ जाओ टीवी क्लिप से, ताकि आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है। थाईलैंड, T से आ जाएगा आपके पास थाईलैंड। फिर आ जाएगा आपके पास वियतनाम, याद रखना है आपने। C से आपके पास आ जाएगा कंबोडिया, याद रखना है आपने। उसके अलावा L से आ जाएगा आपके पास लाओ, जहाँ पर मीटिंग हो रही है, याद रखेंगे आप। उसके अलावा आपके पास आ जाएगा I से इंडोनेशिया, और उसके बाद लास्ट आ जाएगा आपके पास फिलीपींस। ये इसका आंसर आपके पास निकल कर आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है बच्चे बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच में हुई थी। अब इसकी स्टोरी तो यहाँ पर नहीं कवर हो पाएगी, पर मैं आपको बता देती हूँ। 22 अक्टूबर 1764 को एक्चुअली में 3 लोगों ने अलायंस बनाया था। वो कौन कौन थे 3 अलायंस बनाने वाले? तो आपको याद रखना है, पहले किसका नाम आता है? शाह आलम II का। कौन था ये शाह आलम II? तो आपको याद रखना था मुगल एम्परर है ये व्यक्ति। पहला क्वेश्चन निकल कर आ गया आपके पास ये वाला, ठीक है। सेकंड आपको याद रखना है शुजाउद्दौला। कौन था यहाँ पे? शुजाउद्दौला। ये कहाँ का नवाब था? तो आपको याद रखना है ये अवध का नवाब था। और उसके अलावा बंगाल का नवाब था, जिसका नाम क्या था? मीर कासिम था। क्या नाम था उसका? मीर कासिम। और ये सब किससे लड़ रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। और कंपनी से कौन था यहाँ पर? हेक्टर मुनरो था। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा? बिटवीन द इंग्लिश एंड द कॉन्फेडरेसी ऑफ मीर कासिम, ठीक है। और अगर आपको पता हो तो इसी के तुरंत बाद क्या हुई थी फिर आपके पास? इसी का रिजल्ट आता है, बक्सर का ही रिजल्ट आता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये इसका आंसर निकल कर आ जाता है, ठीक है। और कब हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद? 1765 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था आपके पास यहाँ पर किसके साथ का? ये था ट्रीटी ऑफ अमृतसर से रिलेटेड, और इसके बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या था क्वेश्चन यहाँ पर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर वो साइंड बिटवीन, अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था मैंने कि जब मिंटो 1 यहाँ पर कौन था? वाइसरॉय था। तो 25 अप्रैल 1809 को एक ट्रीटी की जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में? यहाँ पर रंजीत सिंह के बीच पे। और ध्यान देंगे किस नदी को बॉर्डर माना जाता है? सतलुज रिवर को यहाँ पर बॉर्डर माना जाता है। सतलुज के ऊपर वाला एरिया महाराजा रंजीत सिंह का होगा, और नीचे वाला एरिया किसका होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा था? पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू थी। सेकंड है रंजीत सिंह वांटेड टू एक्सपैंड हिज एम्पायर विद द हेल्प ऑफ कंपनी, बिल्कुल नहीं बेटा, ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर आंसर था ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग, ये आपने यहाँ पर याद रखना था, ठीक है। और इसी के बाद महाराजा रंजीत सिंह की डेथ कब हो जाएगी? 1839 में। और उनकी डेथ के बाद एक्चुअली में क्या स्टार्ट होंगी आपके पास? एंग्लो वॉर्स, और जिनको एंग्लो सिख वॉर भी कहा जाता है। और फिर किसका अंत हो जाएगा आपके पास? सिख साम्राज्य का अंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये मैंने आपको पिछले किसी करंट अफेयर पे अभी करवाया था।
अगर आपको याद हो, ठीक है। तो मैंने कहा था आपको जो ब्रंटलैंड कमीशन हुआ था, कब हुआ था ये रिपोर्ट? 1987 पे। इसमें बोला गया था कि हमें रिसोर्सेस को इस प्रकार से यूज़ करना है ताकि आने वाली जो हमारी पूरी की पूरी जनसंख्या है या आगे आने वाले हमारा जो आगे हमारे आने वाले जो लोग हैं वो भी इस रिसोर्सेस को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकें। और इसका आंसर क्या था बच्चे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और मैंने आपके लिए यहाँ पर पूरा का पूरा ये चार्ट बनाया हुआ है, ये आप देख लेंगे इसके साथ का कि गोल नंबर 1 कितने गोल्स हैं टोटल, तो आपको याद रखना है 17 गोल्स हैं। और कितने टारगेट्स हैं? तो 169 टारगेट्स हैं जिनको अचीव करना है, ठीक है। ये सारे के सारे गोल्स लिखे हुए हैं, आप इसे ऐड कर सकते हैं और अपने नोट्स के साथ इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके पास क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या था? निसार मिशन किसका है? ये भी आपको करंट अफेयर में कराया गया था। यहाँ लिखा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यहीं पे गलत हो जाता है। इसका आंसर था नासा, क्योंकि नासा और इसरो का ये जॉइंट प्रोग्राम था जिसमें यही करना है बच्चे, जिसका एक्चुअली काम है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो अर्थ के इर्द गिर्द घूमेगी, अर्थ में होने वाले चेंजेस, उसके साथ साथ जो क्लाइमेट पैटर्न है और उसके अलावा जो है जो भी डायनामिक इकोसिस्टम है स्पेस का उसे समझेगी। और ये प्लैनेट के जो लैंड, आइस, उन सब पे यहाँ पर घूमती रहेगी। और ये कितने सालों का मिशन था? तो ये 3 इयर्स का लाइफ मिशन था। ये इसका आंसर यहाँ पर आना था, ठीक है। तो अब समझो ए तो गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या आना था? 2 ओनली, ये इसका आंसर आपके पास निकल कर आना था, ठीक है। तो याद रखेंगे निसार किसका जॉइंट प्रोग्राम मिशन था? तो ये एक्चुअली में नासा और किसका था बच्चे? इसरो का, जिसमें अर्थ सैटेलाइट की यहाँ पर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की यहाँ पर बात की गई थी, जिसको इसी साल स्टार्टिंग पे लॉन्च करना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है। अब आपके पास अगला क्वेश्चन किसके साथ एसोसिएटेड है? 73rd अमेंडमेंट के साथ, ध्यान देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, जब भी आप 73rd अमेंडमेंट की बात करते हैं, ये कब आई थी बच्चे? 1992 में। लागू कब हुई थी? तो इसका आंसर है 24 अप्रैल 1993 को। और इसी ने कौन सा वाला शेड्यूल ऐड करवाया था? 11th शेड्यूल ऐड करवाया था। और जब भी आप 11th शेड्यूल की बात करते हैं उसके अंदर कितने मैटर्स आते हैं? तो 29 मैटर्स निकल कर आ जाते हैं, ठीक है। और जब भी आप 73rd की बात करेंगे तो इसके साथ आ जाती है हमारी पंचायती राज। और जब भी आप पंचायतों की बात करते हैं बेटा, जब भी आप किसकी बात करते हैं? यहाँ पे पंचायतों की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन पंचायतों के साथ ही एसोसिएटेड था, देखो, ठीक है। अब मैंने आपको क्या क्वेश्चन बोला? मैंने कहा 73rd अमेंडमेंट कब पास हुई थी? 1992, बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। अगला लिखा है एवरी पंचायत शैल कंटिन्यू, पंचायत कितने सालों के लिए रूल करेगी? 5 साल। जिस दिन वो चुनकर आ गई उस दिन से वो शुरू कर देती है अपने काम को, ये भी बिल्कुल ठीक है। सेकंड लिखा था इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट अ पंचायत, अगर मान लो किसी भी कारण पंचायत रद्द हो जाती है तो आने वाले 6 महीनों के अंदर जल्द से जल्द क्या कराना होगा बेटा? यहाँ पर इलेक्शन कराने होंगे। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू हो जाती है यहाँ पर। और गलत क्या थी स्टेटमेंट? तो गलत ये वाली थी बेटा कि जो पंचायतों के इलेक्शन है वो कौन कराता है? नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं। कौन कराता है बच्चे? यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये इसका आंसर आपके पास निकल कर आना था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके पास यहाँ पर और यही आपको यहाँ पर समझना था। और एक और क्वेश्चन आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, 24 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज पंचायती राज दिवस भी कहते हैं इसको, ठीक है, याद रखेंगे आप। और पंचायत डे भी से यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। और ध्यान रखना, इस अमेंडमेंट को लाने की कोशिश बहुत लोगों ने करी है, पर किसके टाइम पीरियड पे ये सफल रही है? पीवी नरसिम्हा राव, याद रखेंगे आप, पीवी नरसिम्हा राव। और जब भी आप पीवी नरसिम्हा राव की बात करते हैं, इन्हीं को इसी साल 2024 पे क्या दिया गया है? भारत रत्न से नवाजा गया है, ठीक है। चलिए, तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसके साथ एसोसिएटेड थे? आपके इस पेपर के साथ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी आपको डाउट रहेगा वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।